नई हेडिंग आणविक यौगिकों के गुणधर्म पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्रियाकलाप बताया गया है, आपको ये क्रियाकलाप केवल समझना है। क्रियाकलाप में क्या क्या गया है, लवणों के विलयन की चालकता की जांच की गई है। आयनों के जो सॉरी धातुओं के जो लवण होते हैं उनके जो विलयन है उनकी चालकता है या नहीं है, आपको ये देखना है। तो आपको याद रखना है। चलते हैं हम अगली पीढ़ी पर, पेज पर। इस क्रियाकलाप में विशेष कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं, आपको केवल याद रखना है कि लवणों के जो विलयन होते हैं वो चालकता दर्शाते हैं। देखिए आगे अगले पेज पर, यानी कि पेज नंबर 2 जो पीडीएफ है उस पर देखिए, ये पेज नंबर 2 यहाँ लिखा गया है। कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक सामने लिखे हैं। आयनिक यौगिक देखिए Na और Cl, आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आयनिक यौगिक वह होते हैं जिसमें आयन्स होते हैं, Na में प्लस है और Cl माइनस। इसी प्रकार LiCl, उसी प्रकार CaCl2, ये उदाहरण लिखे गए हैं इन सबके। तो देखिए इन सबके गलनांक केल्विन में और क्वथनांक भी केल्विन में यहाँ दिए गए हैं। इन सब चीज़ों को समझिए आप। तो अब देखिए हमारा टॉपिक फिर से शुरू होता है। आयनिक यौगिकों के निम्न सामान्य गुणधर्मों पे आपने ध्यान दिया। आप जो अपनी नोटबुक साथ लेके बैठे हैं उसमें आज की हेडिंग डाल लीजिए, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो उसमें सबसे पहली जो हेडिंग है आज की वह डालिए भौतिक प्रकृति सॉरी धन व ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण ही आयनिक यौगिक ठोस और थोड़े कठोर होते हैं। कहने का अर्थ है, हमें पता है कि दोनों आयन अलग अलग हैं, Na प्लस और Cl माइनस, दोनों अलग अलग आवेश हैं, दोनों आवेश अलग अलग हैं, इसलिए प्रकृति अलग अलग है, दिशा अलग अलग है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अत्यंत मजबूती से बंधे होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो आपने पहला जो गुण पढ़ा भौतिक प्रवृत्ति, आप ये लाइन उसमें लिखेंगे। अगली जो लाइन है वह है गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है, मतलब सामान्य धातुओं की तुलना में इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, तो देखिए उसका कारण, ये एक प्रश्न भी है पीछे, क्या कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक या क्वथनांक उच्च होता है। तो इसका उत्तर होगा मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है, जैसे अभी हमने Na और Cl का उदाहरण समझा, दोनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होगा क्योंकि दोनों विपरीत प्रकृति के बंध होंगे। ये वैसा ही सिस्टम है जैसा आप अगर रस्साकशी के खेल में देखते हैं, आप में से एक समूह इस तरफ खींचता है तो सामने वाला समूह अपनी ओर खींचता है, तो उस रस्सी को ढीला छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला जो गुण है वह है घुलनशीलता, सोल्युबिलिटी। देखिए विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल और अन्य विलायकों में अविलेय होते हैं। अर्थात हमने जो बात की, विद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं वो सामान्य रूप से जो जल होता है हमारा उसमें घुलनशील हैं, जबकि अन्य विलायक केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में वो अविलेय होते हैं। आगे देखिए अगले गुण की ओर हम मूव करते हैं, विद्युत चालकता। आपसे पहले हमने जो भी गुण पढ़े हैं उसमें किसी को कोई डाउट होगा? अभी तक हमने, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, अभी तक हमने भौतिक प्रवृत्ति, गलनांक, घुलनशीलता पढ़ा है। अगला जो हम करेंगे विद्युत चालकता, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे विद्युत चालकता, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया Na धन आयन होता है, जबकि Cl कौन सा आयन होता है, माइनस आयन होता है। बिल्कुल सही है। तो आपको एक चीज़ें याद रखनी होंगी। तो देखिए हाईलाइटर लाइन मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। यहाँ से आप लिखेंगे, जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ऐसा क्यों होगा बताइए? क्योंकि हमेशा विपरीत में आकर्षण होता है, इसलिए एक दूसरे की ओर आएंगे। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती, अर्थात उनके जब जलीय विलयन बनाए जाएंगे तभी विद्युत चालकता प्रदर्शित करेंगे। देखिए, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं ऐसा? एक प्रश्न भी बन सकता है, मुख्य प्रश्न बन सकता है कि क्या कारण है कि आयनिक यौगिकों की गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन होता है। मेरे प्रश्न को ध्यान से सुने, क्या कारण है कि
आयनिक यौगिकों की गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन होता है। तो उस प्रश्न का उत्तर आएगा यहाँ से, लिखें, गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन कर सकते हैं, परंतु यह अवस्था ठोस अवस्था में नहीं देखी जा सकती। इस प्रकार देखिए, नीचे अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसकी डीपीपी है। डीपीपी आप जानते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, आप इनका अभ्यास किया कीजिए नियमित रूप से। आगे हम चलते हैं पेज नंबर 3 पर। अगली हेडिंग जो है वह है धातुओं की प्राप्ति। अगली हेडिंग है धातुओं की प्राप्ति। कलर चेंज करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। हाइलाइटर लाइन हरी है इसलिए मार्कर का कलर चेंज किया है। पृथ्वी की भूपटपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, मिनरल्स होते हैं। कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। इस आधार पर जैसे आप समझें, राजस्थान में जो है उदयपुर और राजसमंद के आसपास देवरी और जो ये प्लांट हैं वहाँ पर जैसे जिंक और चांदी निकाली जाती है, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं। अगली जो हेडिंग है वह है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पूर्व पाठ में पढ़ चुके हैं, पाठ 2 में, इसलिए आप आसानी से समझ सकेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ धातुएं भूपरपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, अर्थात वो इतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी, जबकि कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, अर्थात जो सबसे अंत में है वो बिल्कुल कम अभिक्रियाशील हैं, अतः यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर चांदी, प्लेटिनम, कॉपर जिसे हम तांबा कहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है। तो समझिए आगे। नीचे येलो कलर से हाइलाइटेड लाइन देखिए। कॉपर और सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। कौन सी धातुएं अयस्क के रूप में पाई जाती हैं सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में? कॉपर और सिल्वर, बिल्कुल सही सोचा। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं कौन कौन सी हैं? देखिए एक बार मेरे साथ बोलिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, अर्थात ये धातुएं जो हैं सबसे ऊपर हैं। इतनी अधिक अभिक्रियाशील है कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। देखिए आपके सामने एक सारणी दी गई है, इस जगह इस सारणी को आप याद करें तो देखिए ये जो धातुएं हैं ये तो सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, दूसरी जो है ये इनसे कम सक्रिय हैं, सॉरी जिनका दब गया नाम, और ये जो हैं ये सबसे कम सक्रिय हैं। तो इस आधार पर हम इनको अलग अलग समझेंगे। अर्थात सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जो हमने पढ़ा अभी, जिंक, आयरन, लेड आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, मिडिल क्लास की है। पृथ्वी की भूपरपट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड और सल्फाइड या कार्बोनेट रूप में मिलती हैं। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ऑक्सीजन की अत्यधिक क्रियाशीलता और पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ही ऐसा होता है। वायुमंडल में ये है 21% है और इसके अलावा सतह पर भी थी, इसलिए प्रचुर मात्रा में होने के कारण ऑक्सीजन की जबकि क्रियाशीलता भी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्साइड रूप में पाए जाते हैं। तो इस आधार पर हम आगे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार हमने 3 तरह का धातुओं को बांटा है, हमने जो सक्रियता श्रेणी में 3 आधारों पर बांटा, एक अत्यधिक सक्रिय, मध्यम सक्रिय और सबसे कम सक्रिय। इसी प्रकार 3 प्रकार का इनका निष्कर्षण देखेंगे। देखिए आपके सामने एक टेबल बनाई गई है, कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले लिखा है अयस्क का सांद्रण, सॉरी चेंज करता हूँ प्रोसीजर। देखिए अयस्क का सांद्रण, तो देखें 3 तरह की हमने धातुएं बांटी थी, आपके सामने बांट दी गई है 3, उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। जिस प्रकार भी हमने समझा था ऊपर से नीचे की और इनकी क्रियाशीलता घटती है उस आधार पर है। यहाँ की धातुएं सबसे सक्रिय थी वो यहाँ हैं, फिर मध्यम धातुएं यहाँ हैं और सबसे निम्न जो यहाँ हैं। आगे देखिए, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का गलित धातुओं का विद्युत अपघटन किया जाएगा और शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, विस्तार जानकारी आगे हम प्राप्त करेंगे। मध्यम अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं उसमें 2 तरह के अयस्क मिलते हैं, अभी हमने पढ़ा था, एक कार्बोनेट अयस्क और एक सल्फाइड अयस्क पढ़ा था। तो देखिए
कार्बोनेट अयस्क के साथ हम निष्कापन करेंगे और सल्फाइड अयस्क को प्राप्त करने पर हम वर्जन करेंगे। दोनों में अंतर क्या है वो भी हम समझेंगे। तो उसके बाद दोनों से ही धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होंगे और ऑक्साइड के कारण हम उसका चयन करके धातु का शोधन कर लेंगे। इसी प्रकार निम्न अभिक्रियाशील धातु में सल्फाइड अयस्क मिलते हैं। सल्फाइड अयस्क का हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि सल्फाइड अयस्क का सदैव वर्जन किया जाता है। हम वर्जन करेंगे और धातु प्राप्त करके उसका परिष्करण करेंगे, रिफाइनिंग कर लेंगे। तो देखिए कैसा होगा इसे। पृथ्वी से आगे आगे अगले देखिए, अयस्कों का समृद्धिकरण। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियां मिलती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। प्रश्न आ जाता है कई बार कि खनिज के संबंध में गैंग किसे कहते हैं। ये वो वाली गैंग नहीं है जो आप फिल्मों में सुनते हैं, ये गैंग है कचरा। हालांकि जिस गैंग के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी एक सेकंड पहले, वह भी सामाजिक रूप से तो कचरा ही हो सकती है। तो इस प्रकार से सोचिए। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना जरूरी होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं को उपयोग करते हैं उनके तरीके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनभिक्रिया होती है, यानी कि बिल्कुल कम अभिक्रियाशील होती हैं। अनभिक्रिया का इसका अर्थ भी यही है। समझ आया? उम्मीद करता हूँ आप अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए, उदाहरण के लिए सिनेबार, मरकरी पारद का एक अयस्क है, अर्थात सिनेबार जो है वो मरकरी का यानी कि पारे का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने से पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में बदल जाता है और ज़्यादा गर्म करने पर यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड पारद में अपचयित हो जाता है। नीचे अभिक्रिया दी गई है, देखिए ध्यान से। इस अभिक्रिया की चर्चा कर रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से। मैंने अलग अलग लिख दिए हैं दोनों को। देखिए, सबसे पहले इस अभिक्रिया की बात करते हैं जो अभी हमने बात की। उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया तो उसे तापन लिखा, तो ऑक्साइड बना और ऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग निकली। इसे पुनः अत्यधिक गर्म किया गया, हमने अभी पढ़ा। यहाँ पर देखिए, जो मरकरी ऑक्साइड जो बना है उसे अत्यधिक गर्म करने पर, यहाँ और लिखा, अत्यधिक गर्म करने पर ये यहाँ से टूटेगा बंद और हमें मरकरी प्राप्त होगी और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। तो इस आधार पर हम ये अभिक्रिया समझ सकते हैं। देखिए आगे, इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से जो कॉपर है, कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इसके अयस्क को अलग कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनमें से शुरुआत में उनको केवल गर्म करने पर हम उनके अयस्क प्राप्त कर सकते, अयस्क से धातु प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये रहा, कॉपर सल्फाइड को जब केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म मात्र किया गया तो कॉपर और अलग हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के दो अणु बाहर निकले हैं बैलेंस करने के लिए। आगे देखिए, इसी कॉपर ऑक्साइड को जब यहाँ देखिए गर्म किया गया और ज़्यादा मात्रा में, तब इसमें अयस्क में पहले से मौजूद है सल्फाइड रूप, इसलिए तो यहाँ कॉपर के 6 अणु प्राप्त हुए और सल्फर डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में मुक्त हो गई। ये विक्रियाएं आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट विक्रियाएं हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? मैं विश्वास करता हूँ आपको किसी को ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। तो आगे हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा। अभी आप इस हेडिंग को यहाँ तक रोक दें, यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। उसके पहले केवल आप समझें, सक्रियता श्रेणी के मध्य में अभी हमने बात की आयरन, हम देखा था Fe, Zn, लेड और कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, अर्थात ये न तो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं और न ही बिल्कुल ही अनभिक्रियाशील होती हैं। तो देखिए, प्रकृति में यह सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना ज़्यादा आसान है। तो आप याद रखिए कि जब भी धातु सल्फाइड अयस्क में पाई जाएगी या कार्बोनेट अयस्क में पाई जाएगी, हमेशा उसे बदल करके उसे ऑक्साइड अयस्क में बदलना होगा। उसके बाद ही उस धातु को बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए,
हम एक हेडिंग छोड़ी थी, मैंने हम कहा था कि हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको याद आया होगा नाम, निस्तापन और भर्जन। याद है किसी छात्र को? भजन नहीं है, भर्जन है। तो ध्यान से देखिए, हरे रंग से हाइलाइटेड लाइन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। आपको भर्जन के दौरान केवल ये याद रखना है, जो मैं भी अंडरलाइन करता हूँ, वायु की उपस्थिति, अर्थात भर्जन जब भी नाम आता है आप याद रखिए वहाँ निश्चित ही ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। आप 100% इस चीज़ को याद कर लें कि जब भी नाम कहीं भर्जन आया है उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को जरूर शामिल करना होगा। जबकि आगे देखिए, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यहाँ सीमित वायु लिखा है, वरना वायु की अनुपस्थिति भी लिखी जा सकती थी, एब्सेंस ऑफ एयर। तो आप याद रखिए कि जहाँ ज़्यादा वायु होगी वहाँ भर्जन होगा, और जहाँ वायु है तो न के बराबर या बिल्कुल कम होगी उसे निस्तापन कहते हैं। ध्यान से देखिए नीचे, जिंक सल्फाइड जो था उसे हमने गर्म किया, 3 ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अधिकता है। तो आप क्या, तो देखिए ये यहाँ से टूटा, आपको डिटेल से बताता हूँ, ZnS और 3O2, ये जो ZnS है ये यहाँ से टूटेगा, और जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन का एक अणु यहाँ जा करके जुड़ गया, और S इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के SO2 बना देगा। तो देखिए यहाँ, इसलिए जबकि अगली भी क्रिया जो है वो निस्तापन है। अभी हमने समझा कि निस्तापन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी में। तो देखिए यहाँ जिंक जो कार्बोनेट था उसे केवल गर्म किया गया है। यहाँ देखिए अभिक्रिया में कहीं भी ऑक्सीजन शामिल नहीं है। किस छात्र को दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। ताप किया तो देखिए कैसे हुआ ऐसा, ध्यान से समझिए। जो ZnCO3 है यह टूटा बंद यहाँ से, और ऑक्सीजन जो जो अणु थे, अलग अलग परमाणु थे, वो अलग अलग हो गए, और एक यहाँ आया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकली। तो देखिए ये रही कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो इस प्रकार हमारा निस्तापन या भर्जन को करने का उद्देश्य जिंक को ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करना था, जो हम कर चुके हैं। आगे देखिए, इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचय का प्रयोग करके हम यहाँ काम में लेंगे। यहाँ कार्बन डाल दिया गया तो जिंक जो ऑक्साइड बना था इस कार्बन से, अब ये जो अभिक्रिया थी ZnO, ये बंद यहाँ से टूटेगा, और जो हमने अभिक्रिया में डाला है कार्बन, वो कार्बन जा करके इस O से जुड़ेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी और जिंक को हम अलग से प्राप्त कर लेंगे। तो याद रखिए आपको इन चीज़ों को समझना है। कार्बन कोयले का उपयोग करके धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन के अलावा विस्थापन विधि का प्रयोग करके भी किया जा सकता था। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जो अभी हमने समझा सबसे ऊपरी ऊपर थी, कौन सी थी? याद है? सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचय के रूप में प्रयोग भी किया जा सकता था, क्योंकि ये उनके यौगिकों से विस्थापित कर देते थे। हम कक्षा 10 के ही पहले पाठ में पढ़ चुके हैं, एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्वों को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण था। याद है? तो वही चीज़ है। तो देखिए ये अभिक्रिया ऐसे होगी, मैग्नीज डाइऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराए जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या होगा, जो MnO2 जो बॉन्ड था ये यहाँ से टूटेगा और Al2O3 बन जाएगा, एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड था वो बन जाएगा। इस आधार पर देखिए यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं, अर्थात गली हुई अवस्था में। तो देखिए वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी, मशीनी पुर्जों को, दरारों को जोड़ने के लिए करते हैं। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और आज के पार्ट की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए Fe2O3 है सॉलिड अवस्था में, एल्यूमिनियम के 2 अणु हैं, तो यहाँ से बंध टूटने के कारण 2Fe और Al2O3 और ऊर्जा मिल रही है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिए जब भी कोई अभिक्रिया किसी नाम से शुरू होती है वो अभिक्रिया अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, महत्वपूर्ण बन जाती है। तो आप स्टार लगा कर इसे लिख लें, थर्मिट अभिक्रिया। देखिए वेल्डिंग करने में काम आ रही है अभिक्रिया, रेल की पटरियों को जोड़ने में। तो आप याद कीजिए, नीचे आज की DPP दी गई है,
जो अभ्यास प्रश्न है पीछे के, तो ये वस्तु बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगली कक्षा में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स।